हाय व्यूअर, दिस इज हमाद हसन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और 6 एक्ट स्ट्रक्चर तक हमने अब अपनी क्लासेस को ले आ चुके हैं और हम एक्ट 2 पर थे लास्ट लेक्चर तक और एक्ट 2 के कुछ एस्पेक्ट्स को हमने देख लिया था। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे हीरो का, ये प्रोटैगनिस्ट का गोल क्या होगा। इस गोल को व्यूअर्स हम ट्रांजिशनल गोल कहते हैं और ये क्यों ट्रांजिशनल गोल है और इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं उसको व्यूअर्स आज हम देखेंगे। तो व्यूअर्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्यूअर्स, हमने एक्ट 1 में देखा कि डिलेमा आया और डिलेमा पे हमारे हीरो ने, हमारे प्रोटैगनिस्ट ने एक चॉइस ली। क्यों कि अब वो एक न्यू रोल में जाना चाह रहा था, वो अपने स्टेटस को चेंज करना चाह रहा था और उसमें उसने ये सोचा कि मेरे पास एनफ स्किल्स हैं कि मैं न्यू रोल को एक्सेप्ट कर लूँ। एंड फॉर दैट रीज़न वहाँ पर उसका एक्ट 1 ख़त्म होता है, जहाँ पे वो न्यू रोल को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो एक्ट 2 में चला जाता है। फिर हमने देखा कि एक्ट 2 की क्या, जो हमने लास्ट लेक्चर देखा था। लेकिन आज जब हम ट्रांजिशनल गोल को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो गोल उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका मतलब है कि जो गोल हमारे हीरो ने एक्ट 1 के एंड में एक्सेप्ट किया है वो कोई पावरफुल होगा ना, कि वो अपने उस स्टेटस को चेंज कर रहा है और फिर वो एक ऐसी दुनिया में जा रहा है जो कि अनफेमिलियर वर्ल्ड है उसके लिए, और उसके लिए उसने कोई ऐसी तैयारी भी नहीं है उसकी। इट मीन्स कि वो गोल ऐसा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जिसको हम ट्रांजिशनल गोल कह रहे हैं, कि जिसमें वो ये चांस लेना चाह रहा है। और बिकॉज ऑफ दैट कि हम एक्ट 2 में उसके ट्रेट्स को देखते हैं कि कैरेक्टर की ट्रेट्स क्या हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र किया है। लेकिन गोल 2 या जिसको हम ट्रांजिशनल गोल कहते हैं व्यूअर्स, वो इतना उसमें उसकी अट्रैक्शन थी या उतना पावरफुल था कि उसने एक्ट 1 के एंड में उस गोल को एक्सेप्ट किया। तो इस गोल को जब उसने एक्सेप्ट किया तो हम ये कह सकते हैं ही ट्रांजिशंस अवे फ्रॉम द फेमिलियरिटी ऑफ द इम्परफेक्ट वर्ल्ड इनटू अ वर्ल्ड व्हिच इज बेसिकली अनफेमिलियर टू हिम। तो इट मीन्स कि वो गोल, देखिए ना, अगर आपको कोई ये शख्स कहे, कोई ये बंदा आके कहे कि आओ मैं तुम्हें एक नई जॉब दिलवाता हूँ, अगरचे कि आपने जिस फर्म में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, हो सकता है आपके 5-7 ईयर्स गुजरे हों और यू आर ऑन ए गुड पोजीशन और मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, लेकिन अगर आपको कोई आके नई ऑफ़र करेगा तो आप क्यों उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि उसमें आपको कुछ ऐसी अट्रैक्शन मिलेगी, कोई आपको नया गोल नज़र आएगा उसके अंदर कि यार ये जॉब अगर मैं छोड़ता हूँ और दूसरी लेता हूँ जॉब, तो उसमें मेरा जो एक ख्वाब था या मेरे जैसे वो चीज़ें शायद पूरी हो जाए। तो वो इतना पावरफुल है, यानी कि मतलब नई दुनिया में जहाँ पर अभी आप उस ऑफिस को नहीं समझते, उसके आपको वर्किंग का नहीं पता, यहाँ पर तो आप सेटल्ड हैं, आप एक अपने वर्ल्ड में चल रहे हैं, ठीक है। इसमें इम्परफेक्शन शायद आपकी हो, लेकिन वो इम्परफेक्शन जो है आप एक्सेप्ट करके बैठे हुए। ऑल ऑफ द सडन एक आता है बंदा, वो आप कहता है कि यार मैं तुम्हें नई जॉब ऑफर करता हूँ, और उसमें आपको जो भी अट्रैक्शन, सपोज हो सकता है कि उसमें आप डायरेक्टर हो जाए, आप डायरेक्टर हैं, लेकिन वो एक नया वर्ल्ड आपके लिए, आपको नहीं पता नीचे आपके एम्प्लॉय कैसे हैं, आपको नहीं पता वहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, और वहाँ पर जगह बनाने के लिए, वहाँ पर टिके रहने के लिए, वहाँ पर जुड़े रहने के लिए हो सकता है कि आपको इतना अंदाज़ा नहीं हो कि मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि वो चीज़ें तो आपके शायद थोड़े बहुत ज़हन में हो कि नया वर्ल्ड होगा, नई इन्वायरमेंट होगी, लेकिन आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा बहुत स्किल लेकर आप अगले गोल में जा रहे हैं, अगले ऑफिस में जा रहे हैं। लेकिन उसमें जाने की वजह क्या बनी? उसमें जाने की वजह वो गोल बना जो कि बेसिकली इतना पावरफुल था कि आप अपने ओरिजिनल स्टेटस को छोड़ के अब आप एक नए वर्ल्ड में आ गए हैं, जो कि आपके लिए एक अनफेमिलियर वर्ल्ड है। व्यूअर्स, अगर आप फिल्म सुल्तान में देखें, अगर कि वो मतलब बहुत लिहाज से उसमें प्लॉट में बहुत कमियां हैं, उसको हम फिर कभी किसी मौके पर जिक्र करेंगे। लेकिन अगर आप ये देखें कि वो जब एक नई सिचुएशन में आता है कि जहाँ पे वो एक्सेप्ट करता है कि आई विल गो एंड लर्न दी ट्रेड्स ऑफ द रेसलिंग,
ठीक है। तो वो जो लर्न करता है उसमें वो अपने एक स्टेटस को छोड़ रहा है, ठीक है ना, उसमें अपने उसको छोड़ के तो वो लर्न करने जा रहा है। तो उसको यही पता होता है कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। मैंने अगेन कहा कि इस प्लाट से मुझे क्या इख्तलाफात हैं, स्टोरी को मैं क्यों नहीं कोई बड़ी हाई स्टोरी समझता हूँ, एक अलग केस है, वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि गोल की ट्रांजिशन क्या होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो एक अनफेमिलियर वर्ल्ड में आता है तो उसके लिए एक नया वर्ल्ड है। वहाँ पे रेस्लर्स कैसे होंगे, उसके दाव पेच कैसे होते हैं, वो क्या मुझे लगाना होगा। लेकिन वो उसके लिए एक ट्रांजिशनल गोल का काम करेगा कि उसने कोई गोल हासिल करना है, उसके लिए शायद ये एक ट्रांजिशन हो, और इसलिए उसने पहले एक्ट में उसको एक्सेप्ट किया। और मैंने आपको पहले भी व्यूअर्स जिक्र किया था कि एक्ट 1 में जब कोई हीरो, कोई प्रोटैगनिस्ट एक नए गोल को एक्सेप्ट करता है, एक नए रोल को एक्सेप्ट करता है, वो उसको एक्सेप्ट करना ही है। यानी कोई भी अक्लमंद बंदा होगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। मैंने आपको कहा 99% ऑफ द केसेस में इट विल गो लाइक दिस, वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। और क्योंकि अगर हम खुद को उस करेक्टर के शूज़ में देखें तो हम समझेंगे कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर अगर सुल्तान फिल्म में वो एक्सेप्ट करता है अनुष्का के लिए, अगर उसके लव को हासिल करने के लिए वो उस रोल को एक्सेप्ट करता है, अगर हम भी सलमान खान की जगह होते तो हम भी उसको एक्सेप्ट करते, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हम उस प्रोटैगनिस्ट के शूज़ में भी देखेंगे तो कोई भी अक्लमंद बंदा, कोई भी सेन इंडिविजुअल वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अवाटार में अगर व्यूअर्स आप देखें तो जेक सली एक्सेप्ट कर लेता है नेवी पर स्पाई करने के लिए कर्नल के कहने पर। क्यों? क्योंकि उसको अपनी लेग्स भी फिक्स करनी है। तो मैं भी हूँ, आप भी हों, तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि यार मेरी टांगें भी फिक्स हो जाएंगी, मेरा और मसला भी हल हो जाएगा, और वो खैर है यार, नए वर्ल्ड को हम देख लेंगे। पहले हीरो यही सोच रहा होता है, या हम भी उसकी जगह पे हो तो हम भी यही सोच रहे होंगे, ओके यार जस्ट एक्सेप्ट दिस न्यू रोल, विल सी इन द नेक्स्ट एक्ट, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, विल सी व्हाट विल हैपन, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हर अक्लमंद बंदा या जो भी थोड़ी बहुत समझ रखता हो वो उसको एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। अच्छा, और व्यूअर्स बहुत ज़्यादा केसेस में भी अगर आप इस गोल को देखेंगे तो ये गोल करेक्टर की लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई मान ही रखता। यानी कि सुल्तान फिल्म में भी अगर आप देखें, जो बार बार जिक्र सुल्तान का ना शुरू कि मैं बता रहा हूँ, तो उसमें भी अगर आप देखें तो सलमान खान जो है वो उसकी ज़िंदगी में वो डिशें लगाने वाला चक्कर चल रहा था, लेकिन उसकी एक मोनोटोनस लाइफ थी। वो अल्लाह का जिक्र है, कोई इम्परफेक्ट सिचुएशन में था कि नहीं। मैंने आपको बताया ना कि मुझे इस प्लॉट से जो भी इख्तलाफ है वो अलग बात है। उसको फिर जब मैंने सोचा है कि जब हम कुछ अपनी क्लासेस कर लेंगे तो हम इंग्लिश और कुछ जो हमारी बॉलीवुड या लॉलीवुड की फिल्म्स का हम कुछ क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन वो आइंदा कुछ वीक्स के बाद की बात है। अभी तो हम अपनी रूटीन की क्लासेस में जा रहे हैं। एनी हो, तो उसको एक मकसद मिलता है, वो मकसद पहली दफ़ा उसको लगता है कि कोई मकसद है लाइफ में। इसी तरह व्यूअर्स अगर आप देखें अमेरिकन ब्यूटी में लेस्टर का जो फर्स्ट टाइम उसको क्या होता है कि वो अपनी डॉटर जो कि टीन एज है उसकी फ्रेंड को परस्यू करता है। शायद वो इतने सालों से वो उसके इनसाइड डेड पड़ा है, लेकिन अब उसको एक ऐसा गोल मिला है। पहले तो उसकी रूटीन लाइफ है, वो ऑफिस जा रहा है, उठ रहा है, अपनी वाइफ की बातें सुन रहा, सारा कुछ उसका एक रूटीन का मैटर था, और वो एक इम्परफेक्ट सिचुएशन में था। लेकिन अब जब वो ये देखता है, उस न्यू रोल को एक्सेप्ट करता है कि मैं अपनी डॉटर जो कि टीन एज है उसकी फ्रेंड पर जो है उसको जो है मैं फंसाऊँ, या उसको परस्यू करता है। तो उसको परस्यू करता है तो वो इतने सालों की जो उसमें डेड, वो एक अंदर से डेड हो चुका था, वो रिवाइव होती है सारी बातें, और एक नई एनर्जी उसको मिलती है। गोया उसको अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा कोई ज़बरदस्त मकसद या कोई एम मिलता है। हम कह सकते हैं कि ये जो गोल है उसका बेशक ये ट्रांजिशनल गोल है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में हुआ है कि उसको लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हैरी पॉटर में क्या है, हैरी पॉटर क्यों एक्सेप्ट करता है इस न्यू रोल को कि मैं मैजिक स्कूल में चला जाऊँ? क्यों? कि वो जिस फैमिली में वो फंसा हुआ था, जो उस पर ड्रूडलेस की जो फैमिली थी, वो उस पर बड़ा जुल्म करती थी।
तो उसको पहली दफ़ा ऐसा लगा कि ये मैं रोज़ मार खाता हूँ, नीचे सीढ़ियों के नीचे जाके जो मेरा छोटा सा उन्होंने कमरा बनाया उसके नीचे सो जाता हूँ, तो मैं क्यों ना जब एक्सेप्ट करूँ तो मुझे एक लाइफ में नया मकसद मिल जाएगा। तो बेसिकली उस रोल को एक्सेप्ट भी इसलिए करता है कि वो बेशक एक नए वर्ल्ड में जा रहा है, जो कि उसको भी नहीं पता कि एक जो है वो अनफेमिलियर वर्ल्ड होगा उसके, लेकिन वो अपनी उस मोनोटोनस लाइफ को जो कि वो गुजारा था उसको वो चेंज करता है, और अब उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई एक बामकसद गोल है, यानी कि कोई एम है उसके लिए। इसी तरह हंगर गेम्स में अगर आप कैटनिस को देखें तो वो ट्रेन पर जब चढ़ जाती है, जब वो चूज़ कर ली जाती है और वो जाती है कैपिटल के लिए, तो ट्रेन पे बोर्ड करती है। जब वो ट्रेन पर जाती है तो वो बेसिकली क्यों जा रही है, वो उसको पता है कि अब उसने वापस कभी नहीं आना, ठीक है ना। तो उसने बेसिकली उस वर्ल्ड को छोड़ा है, एक नए मकसद के लिए छोड़ा है, और एक मतलब वो जो है वो अनफेमिलियर वर्ल्ड में जा रही है। वो ट्रेन पे बोर्ड करती है, और ट्रेन पे जब वो बोर्ड करती है, इट मीन्स ट्रेन का वहाँ पर दिखाने का मकसद भी एक ही है कि शी इज़ लिविंग दैट वर्ल्ड फॉर एवर, शी इज़ नॉट कमिंग बैक, शी नोज दैट। लेकिन उसकी ज़िंदगी में अब एक नया एम है, और वो फर्स्ट टाइम अपनी एक मोनोटोनस लाइफ से हटकर एक नए वर्ल्ड में जा रही है। उसके पास अब एक नया गोल है, और ये गोल उसके लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद इस वक्त नज़र आ रहा है। अब आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि अगर उसकी ज़िंदगी में ये एक बमकसद गोल है तो फिर क्या ये गोल उसका अल्टीमेट गोल है? नो, दिस नॉट हिज अल्टीमेट गोल। और ये आपको स्टोरी से ही अंदाज़ा हो रहा होगा, यानी कि आपको खुद ही पता चल रहा होगा यार नहीं, कुछ है जो इसने भी करना है, ये इसका अल्टीमेट गोल है। अगर आप किसी को कहानी सुना रहे होंगे, सवार सुल्तान की कहानी सुना रहे, आप कहते हैं कि यार वो रेसलर बन गया, सारी कहानी सुनाते हैं, मतलब वो रेसलर बन गया, तो आपका दोस्त पूछेगा फिर क्या हुआ, यानी कि उसको खुद भी अंदाज़ा हो रहा कि ये गोल उसने अचीव कर लिया, लेकिन वो उसका फाइनल गोल नहीं है, अल्टीमेट गोल नहीं है। यू गेट माई पॉइंट। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स में देखें, जो नेड है वो जब उसको ये ऑनर मिलता है, हैंड ऑफ द किंग उसे वो कहते हैं, हैंड ऑफ द किंग ऑनर होता है क्या, तो वो किंग की जगह पे जाता है, किंग लैंडिंग्स जिसको हम कहते हैं, किंग की लैंडिंग्स में जाता है, और वो ये पता कराना चाहता है कि उसके मेंटोर को किसने मारा, ठीक है ना। तो मेंटोर को किसने मारा, वो गोल तो उसका कंप्लीट होकर उधर पहुंच गया, लेकिन आप खुद ही सोचेंगे कि यार तो फिर आगे क्या, यानी वो पहुंच गया, लैंडिंग में पहुंच गया वो, तो इट मीन्स कि देर इज़ ऑलवेज, आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होगा कि देर इज़ समथिंग एल्स कमिंग अप, यानी कि दिस इज़ नॉट हिज अल्टीमेट गोल। यानी कि नेड वहाँ पे पहुंच गया, और अब उसको ये पता कराना है उसका दोस्त कैसे और क्यों मरा, उसका मेंटोर कैसे और क्यों मरा। अब आप खुद ही सोचेंगे तो फिर क्या उसने उसको कत्ल कर दिया, उसको ढूंढा उस बंदे को जिसने उसके मेंटोर को मारा, तो क्या अब वो उसको कत्ल करेगा, क्या उसको वो कोई फांसी चढ़ाएगा, क्या वो उसको जो है वो कोई पनिशमेंट देगा। तो अब इट मीन्स कि उसका अल्टीमेट गोल रिवील नहीं हुआ, या वो अपने अल्टीमेट, ये उसका अल्टीमेट गोल नहीं है। मेंटोर के किलर को ढूंढना उसका अल्टीमेट गोल नहीं है, सुल्तान में रेसलर बनना उसका अल्टीमेट गोल नहीं है। तो इसका मतलब जो ट्रांजिशनल गोल होता है वो एंड नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं ये एंड की तरफ जाने की एक की है, या मीन्स टू एन एंड है। तो हम कहते हैं जब बाय परस्यूइंग दिस गोल बेसिकली ट्रांजिशन इनटू ए न्यू रोल ऑफ दिस अनफेमिलियर वर्ल्ड। और अगर आप देखें कि यहाँ पर वो जो मतलब हम कह रहे हैं कि अल्टीमेट गोल नहीं है, तो फिर यहाँ पर मकसद इस ट्रांजिशन का गोल का ये है कि यहाँ पर उसका सामना है आउटर कन्फ्लिक्ट्स के साथ। एक्ट 1 में हमने देखा कि बहुत सारी उसके पर्सनल इश्यूज थे इम्परफेक्ट सिचुएशन में। यहाँ पर अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द केस जो प्री एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो उसका उससे सामना होगा, और उसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। व्यूअर्स, इसमें कोई शक नहीं कि उसको ये अंदाज़ा नहीं है जब वो इस एक्ट 2 में आ रहा है कि मेरे इर्द गिर्द क्या जाल बुना गया हुआ है, व्हाट आई एम फेसिंग या व्हाट इज कमिंग अप, उसको ज़्यादा नहीं अंदाज़ा हो रहा है इस बात का, ठीक है। ये उसका ट्रांजिशन गोल है। लेकिन इस गोल को जब वो परस्यू करता है तो बेसिकली वो प्रॉपर स्टोरी वर्ल्ड में आ चुका है।
या वो किसी पेरिफेरी में नहीं रहा, इज प्रॉपर इनटू द स्टोरी। तो इट मीन्स कि ये गोल जैसे कि उसको इन एक्शन से एक्शन में ले आया है, तो इसी तरीके से अगर आप खुद वो देखें तो वो दुनिया को एज अ स्पेक्टेटर नहीं देख रहा, बल्कि खुद वो उस गेम के अंदर अब शामिल हो चुका है। ही इज प्रैक्टिकली इन टू दी स्टोरी, अब उस गेम के अंदर खुद है। तो एक्ट 1 में जब उसने इस रोल को एक्सेप्ट किया था तो वो अब नए वर्ल्ड में आ गया था, और वो ये सोचा था ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज ही डजेंट नो कि प्री एग्जिस्टिंग कन्फ्लिक्ट्स, जो कि आउटर प्री एग्जिस्टिंग कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो क्या हैं और उसको कहाँ पे तंग कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स उसको जो अपोजिशन फेस होगी वो इंसिडेंटल अपोजिशन होगी। यानी इंसिडेंटल अपोजिशन से मुराद है कि ये उस तरह की थ्रेट अपोजिशन नहीं है कि जो कि उसको गोल को रोक ही पाए, एक इंसिडेंट पर आ रही है, यानी कि एक मौके पर आ रही है, एक लम्हे में आ रही है, एक मोमेंट पे आ रही है, ठीक है ना। तो ये उस तरह की अपोजिशन नहीं है। तो यानी कि ये यूजली इस किस्म की अपोजिशन होती है कि जिस दुनिया में वो अब आया है उसके अपने कुछ बिहेवियर हैं, उसके कुछ अपने नॉर्म्स हैं। तो ये जब वो काम करेगा ये एट ऑड्स टू दैट सिस्टम होगा, यानी कि इसका जो तौर तरीका होगा, इसका जो काम करने का मसला होगा, वो खुद भी हिंडर कर सकता है जो सिस्टम वहाँ पर चल रहा है। जिस तरह कि अगर आप अवतार में देखें, जब वो पेंडोरा पे जाता है, उसका मकसद तो सिर्फ यही है ना कि कर्नल के लिए वो स्पाइंग करता है कि कर्नल उठा के जो है उनके उस सारे सिस्टम को तबाह कर दे, उस सारे वर्ल्ड को तबाह कर दे। तो वो तो ये सोच के आते तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं कर लूँगा, इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन जब वो उस वर्ल्ड में जाता है तो आपको पता है कि पैंथर्स उस पर हमला करते हैं, या फिर वो जो रीनोज होते हैं उस पर हमला करते हैं, वो बच जाता है। लेकिन क्या ये रीनोज, ये पैंथर उसके गोल को रोकने के लिए नहीं, इनफैक्ट वो उस तरह के गोल को रोकने के लिए नहीं आए उसके, वो जस्ट उस वर्ल्ड का एक बिहेवियर है, उन एनिमल्स का एक बिहेवियर है। यानी कि जब वो उधर जाएगा तो उसको पता लगे कि सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अगर वो उस तरीके से नहीं करेगा तो वो एट ऑड्स टू दैट सिस्टम होगा, यानी कि गोया उसको एक इंसिडेंटल ऑपोजिशन का फेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं आपको देखने की, ये ट्रांजिशनल गोल इन रियल सेंस उस तरह की ऑपोजिशन नहीं होती कि जो कि उसके गोल को रोक पाए, लेकिन उसकी ज़्यादातर अपने मसले ऐसे होते हैं कि वो उस सिस्टम के अगेंस्ट ऑड्स में होता है, ठीक है ना। उस सिस्टम के अगेंस्ट वो उसके ख़िलाफ़ चल रहा होता है। तो उस सिस्टम के अगर वो साथ चलना शुरू हो जाएगा तो उसको कोई इतनी अपोजिशन नहीं होगा, उसके लिए उसको कुछ टाइम लगेगा वो बात को लर्न करने के लिए, उस सिस्टम को लर्न करने के लिए, उस सिस्टम के जो तौर तरीके हैं उसको समझ, उस नए वर्ल्ड के जो काम करने के तरीके हैं उसको समझना पड़ेगा। यानी कि सुल्तान में अगर वो रेसलर बनता है और वो कुछ फाइट्स करता है तो वो जो वहाँ पर आपको कुछ ओपोनेंट नज़र आते हैं तो वो ओपोनेंट उसके गोल को रोकने के लिए तो नहीं वहाँ पर बैठे हैं कि नहीं इसको रेसलिंग करने ही नहीं देनी, ऐसा तो नहीं था। वो तो जस्ट एक इंसिडेंटल अपोजिशन थी कि जो कि उसको पता लगे कि यार यहाँ पर मैं इस बंदे को ऐसे पेच दाव करूँगा तो फिर मैं जीतूँगा, और फिर मैं जीतूँगा तो मुझे अगले टूर्नामेंट में हिस्सा लेना। तो वो सिस्टम के साथ जब मिल जाएगा तो फिर वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम के अगेंस्ट बात करेगा तो फिर उसके लिए वो गोल हासिल करना मुश्किल है, फिर इंसिडेंटल ऑपोजिशन का उसको सामना होगा। व्यूअर्स, साइलेंस ऑफ द लैम्स में अगर आप देखें क्लैरिस को, जो हैनिबल लेक्टर जो लीड देता है कि तुमने जाके रास्पल को पकड़ना है, जो लीड देता है, तो बेसिकली अब वो नए वर्ल्ड में जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन में आ गई है, कि नया वर्ल्ड है। अब यहाँ पर जो इसको अपोजिशन किस तरह की फेस करनी है कि यार वो एक लड़की है और वहाँ पर मेल जो है डोमिनेंस है, वो उस पर नज़रें रखते हैं, ठीक है। कुछ वहाँ पर एम्बिशियस किस्म के रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने अपने तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। तो उसको छोटी मोटी इंसिडेंटल अपोजिशन का जो है सामना है, जिसको वो ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है। ये जो कि अब नहीं आई है तो इसको डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो इसको अगर वो सिस्टम के अंदर आ जाएगी और समझ जाएगी और उसको समझना पड़ेगा तो फिर इंसिडेंटल ऑपोजिशन जो है वो से वो गुजर पाएगी, ठीक है ना। यानी उसके साथ जो मेल पुलिस ऑफिसर हैं वो कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है ना, उसको थोड़े बहुत वो जो है मजाक करते हैं उसके साथ वो थोड़े बहुत फॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ें उसको फेस करनी है, चूँकि ब्यूरोक्रेटिक वर्ल्ड में है, उस ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी एक तरह की चल रही है, तो वो उसको सिस्टम समझना है। यानी कि इसका मतलब कि क्लैरिस जो है वो ये जो सारी चीज़ें हैं, वो पुलिस ऑफिसर, वो ऑर्गेनाइजेशन, उसको
रास्पल की लीड को रोकने के लिए वो कोई काम नहीं कर रहे कि उसको परस्यू ना करो, ऐसी वो बात नहीं कर रहे। लेकिन अभी समझिए कि जैसे वो जॉब का एक हिस्सा है, कोई भी लड़की वहाँ पर होगी उसके साथ ऐसी ही बदतमीजियाँ होंगी, ऐसे ही बिहेव होगा। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल ओपोजिशन आपको मैं बता रहा हूँ सेवन द लैंड्स में इस तरह का आपको फेस करना पड़ता है क्लैरिस को। तो इसमें शक नहीं कि ये जो ओपोजिशन एक करैक्टर को एक्ट 2 में मिल रही है वो इंसिडेंटल है, वो सिर्फ एक मूवमेंट की है, वो एक लम्हे की है उसमें, लेकिन ये स्टिल इतनी पावरफुल है किसके अगेंस्ट, जो कि एक्ट 1 में उसको अपोजिशन मिली थी, ठीक है ना। तो इससे उसको एक वेकअप कॉल मिल रही है इस एक्ट में कि ये वर्ल्ड को इतना आसान वर्ल्ड नहीं है कि जिसमें वो न्यू रोल को एक्सेप्ट करके आ चुका है। तो इट मीन्स कि ये एक चेतावनी है उसके लिए, एक वार्निंग है कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। तो ये इंसिडेंटल अपोजिशन जो है इतनी स्ट्रांग नहीं, लेकिन एक्ट 1 में जो उसकी अपोजिशन थी उसके अगेंस्ट ये जो है ये काफ़ी उसको प्रॉब्लम कर सकती है, चूँकि उसको ये अंदाज़ा ज़रूर हो रहा है और ऑडियंस को अंदाज़ा हो रहा है कि यार समथिंग बिगर इज, और यही वजह है कि ये प्रेसिपिटेटिंग इवेंट बन जाता है। इसका प्रेसिपिटेटिंग इवेंट बन जाता है यानी कि जो एक्ट 2 का टर्निंग पॉइंट यानी कि कैटलिस्ट जो आ रहा है। तो इट मीन्स कि टर्निंग पॉइंट जो आ रहा है एक्ट 2 में, उसके लिए ये इंसिडेंटल जो ऑपोजिशन है ये एक प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स बन जाती हैं उसके लिए, यानी कि वो इवेंट हो रहा है तो अब वो टर्निंग पॉइंट कैटलिस्ट पर आ जाएगा। तो व्यूअर्स ये जो हमारा टर्निंग पॉइंट है द रियलिटी चेक इसको हम कहेंगे, और फिर एक हमारा टर्निंग पॉइंट 2 भी इसमें होगा, ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और व्यूअर्स ये लेक्चर्स थोड़े से मैंने ट्रिम कर दिए हैं थोड़ा सा, ये चूँकि ये थोड़े से ऐसे हैं कि जो ग्रैब करने पड़ते हैं, तो इसको हम थोड़ा धीरे धीरे लेके चल रहे हैं इसको, और हम देखेंगे कि फिर हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्ट 2 को फिनिश कर दें। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।